हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक होने वाला है पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। सबसे पहले हम इसके आने वाले कुछ लेक्चरों में थ्योरी को डिस्कस करेंगे। देन हम इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो एसएससी, एनटीपीसी या अदर वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सीरीज इसी क्रम से चलती रहेगी और हर वनडे एग्जाम में जहाँ साइंस में केमिस्ट्री का पार्ट है तो उसके जितने भी टॉपिक होंगे वो कवर कराए जाएंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि आवर्त सारणी है क्या और आवर्त सारणी की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। आवर्त सारणी एक टेबल है जिसमें हमने तत्वों को रखा हुआ है। बेसिकली हम इसमें केवल अगर जो बात करेंगे वो एलिमेंट्स की बात करेंगे, तत्वों की बात करेंगे। प्रश्न उठता है कि ये तत्व क्या है। दोस्तों तत्व जो है वो सभी प्रकार के पदार्थों की मूलभूत इकाई होते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। अब जो ये मूलभूत इकाई है पदार्थों की, तो प्रश्न उठता है कि फिर पदार्थ क्या है। और पदार्थ की जो सिंपल डेफिनेशन है दोस्तों वो ये है कि एवरीथिंग विच इज ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग अ मास एंड हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया एंड वी कैन फील इट, तो उन सबको हम पदार्थ कहते हैं। अर्थात हिंदी में कहेंगे हम पदार्थ क्या है। पदार्थ हर वह वस्तु है जो स्थान घेरती हो, जिसमें स्वयं का द्रव्यमान हो, जिसमें जड़त्व का गुण पाया जाता हो और जिसे हम महसूस कर सकें, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो ये पदार्थ की डेफिनेशन हुई कि पदार्थ क्या है। अब इसमें एक टर्म आया है कि इनर्शिया, जड़त्व। जड़त्व क्या होता है दोस्तों? जड़त्व किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसमें पदार्थ जो है या कोई वस्तु है वो अपनी जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। मान लीजिए आप सराउंडिंग में अपने चारों तरफ देखेंगे तो कोई चेयर या कोई टेबल हो, तो आप देखेंगे टेबल के अंदर, टेबल को हम पदार्थ मान सकते हैं या नहीं, इसके लिए हमें कुछ चीजों का ऑब्जर्वेशन करना होगा। कि मान लीजिए जो टेबल रखी हुई है, आप देखेंगे वो स्थान को घेर रही होगी, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही होगी। इसके अलावा उसमें खुद का मास होगा, द्रव्यमान होगा। हाँ, उसमें जब तक कि आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वह अपने स्थान से मूव नहीं करेगी। तो ये जड़त्व का गुण भी उसमें है। एंड वी कैन फील इट, उसे हम महसूस भी कर सकते हैं। इसलिए टेबल, चेयर, कुर्सी ये सब क्या है? एक पदार्थ हैं। और इन सभी पदार्थों की मूलभूत इकाई जो होती है वो तत्व कहलाती है। तो ये तो हुआ तत्व पदार्थ के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं तो 1800 की बात करेंगे, इन 1800 की। उस समय सिर्फ 31 एलिमेंट थे, 31 एलिमेंट्स थे। समय बढ़ता है, 1865 में इनकी संख्या बढ़ के 63 हुई और एट प्रेजेंट अगर हम बात करेंगे तो 118 तत्व हैं। एनसीईआरटी 114 की बात करती है। इन 118 तत्वों को दोस्तों एक एक करके अलग अलग अध्ययन करना इनका संभव नहीं था, इसलिए हमने इनको क्या किया, इनको क्लासिफाइड किया, इनको वर्गीकृत किया। तो इनके अध्ययन को सरल बनाने के लिए हमने क्या किया, तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास प्रारंभ किया। अब प्रश्न उठता है वर्गीकरण क्या है। मान लीजिए हम कुछ बुक्स का सेट बनाते हैं और दो लोगों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि इन बुक्स को अरेंज करो। अब एक जो ए नाम का बंदा है वो आएगा, वो कैसे अरेंज करेगा? साइंस की बुक एक साइड, मैथ की एक साइड, ज्योग्राफी की एक साइड, ऐसे करके उसने क्लासिफाइड किया। उसी प्रकार से दूसरा बंदा आता है वो टॉपिक वाइज अरेंज करता है। कि मान लीजिए अगर कोई टॉपिक, हम मोशन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मोशन वाला 11th में क्या है, 10th में क्या है, 12th में क्या है, उसके आधार पर उसने टॉपिक को, बुक्स को अरेंज किया। तो ये वर्गीकरण, यानी वर्गीकरण का आधार जो है वो अलग अलग हो सकता है ना। तो वही यहाँ पे लिखा है कि वर्गीकरण का आधार अलग अलग हो सकता है। तो जितने भी साइंटिस्ट है उन्होंने सबने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करने का प्रयास किया और सबके बेसिस जो है वो अलग अलग थे, सबके ही जो आधार थे वो अलग अलग थे। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि वर्गीकरण पूरी तरह से सही हो भी सकता है और नहीं भी। हाँ, द क्लासिफिकेशन में और मे नॉट बी कंप्लीटली करेक्ट, क्योंकि आप देखेंगे डोबेराइनर आते हैं, मोजले आते हैं, न्यूलैंड आते हैं, लोथर मेयर आते हैं, मेंडलीफ आते हैं, सब अपने अपने क्लासिफिकेशन का जो है प्रतिपादन करेंगे। लेकिन सभी का सही हो भी सकता है और नहीं भी, यानी मैक्सिमम हर किसी व्यक्ति ने कुछ बातें तो सही कही, कुछ बातें गलत कही। तो वर्गीकरण पूरी तरह से सही हो भी सकता है और नहीं भी। अब जैसे हम देखेंगे सबसे मेंडलीफ है, मेंडलीफ की हमें जो आवर्त सारणी का नियम था वो काफी हद तक अच्छा था, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर किया मोजले ने। इस प्रकार से सारे साइंटिस्ट आते हैं, अपनी-अपनी थ्योरीज देते हैं और तत्वों को अरेंज करने का प्रयास करते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं मेंडलीव और मोज़ली। क्लियर है? तो इसी क्रम में अब हम सबको एक-एक से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉन डोवेराइनर की। दोस्तों ये जो जॉन डोवेराइनर है, एक जर्मन केमिस्ट हैं, जर्मन रासायनिज्ञ हैं और इन्होंने ही आवर्त सारणी बनाने का सबसे पहला प्रयास किया था। हू मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट एट
अ पीरियोडिक टेबल इन 1829 1829 में इन्होंने बताया कि 3 तत्वों के कई समूहों के बीच इन्होंने भौतिक और रासायनिक गुणों की भी समानता देखी। ही नोटेड अ सिमिलरिटी अमंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेवरल ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। मतलब क्या किया उन्होंने? 3-3 तत्वों को देखा और उनके अंदर भौतिक और रासायनिक गुणों के बीच उन्होंने सिमिलरिटीज देखी, समानता देखी। इस आधार पर उन्होंने तत्वों को अरेंज किया। और जो इन्होंने 3 तत्वों के समूह बनाए थे, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, उनको इन्होंने ट्राइड नाम दिया, त्रिक नाम दिया। इसी को हम बोलते हैं आवर्त सारणी का त्रिक नियम, ट्राइड्स लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल, व्हिच इज गिवन बाय जॉन डोबे रेंडर। इन्होंने टोटल 3 ट्राइड बनाए थे और इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स की इन्होंने बात की थी। साथ में दोस्तों इन्होंने जो अरेंज किया था एलिमेंट्स को अपनी पीरियोडिक टेबल में, वो उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अब दोस्तों इन्होंने आगे क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो ट्राइड मैंने बनाए हैं, जो त्रिक बनाए हैं, उनके जो मध्य परमाणु यानी बीच का जो परमाणु है, उसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर है। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एटम ऑफ अ ट्राइड इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। मतलब त्रिक के मध्य परमाणु, अब मान लीजिए ट्राइड बनाया इन्होंने ए, बी और सी से मिलके, तो इन्होंने कहा इसका मध्य का परमाणु जो है बी, इसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो अन्य 2 तत्वों यानी ए और सी के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होगा। वही लिखा है कि मास ऑफ बी एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ ए एलिमेंट प्लस मास ऑफ सी एलिमेंट अपॉन 2। यानी इन दोनों का औसत जो है वो बीच के यानी कि मध्य के परमाणु के द्रव्यमान के बराबर है। आइए इसको एग्जांपल के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये देखेंगे, ये डोबे राइनर के 9 एलिमेंट हैं जिन पर उन्होंने अपना ट्राइड लॉ अप्लाई किया। अब हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पर इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए लिथियम का 7 है, सोडियम का 23 है और पोटेशियम का 39 है। अब मास ऑफ बी यानी कि सोडियम का, मास ऑफ ए यानी कि लिथियम एंड मास ऑफ सी यानी कि पोटेशियम के औसत के बराबर निकालना है। तो इसका 23 7 प्लस 39/2, तो 7 प्लस 39/2 46 हुआ, बराबर 23 में रहा है। और इधर मैं इसको डिवाइड किया 2 से, तो 23 इज इक्वल टू 23 हो गया। यानी डोबेराइनर ने जो कहा था वो इन दोनों का जो औसत है वो मध्य के परमाणु के बराबर हो गया। ऐसा इन्होंने 9 एलिमेंट्स तक बता पाया। तो इनके हम ड्रॉबैक की बात करते हैं तो ये था कि केवल इन्होंने 9 तत्वों का वर्गीकरण कर पाया। इसके आगे इनका जो थ्योरी थी, जो इनका नियम था, वो पूरी तरह से कोलैप्स फेल कर गया। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये थे डोबेराइनर। डोबेराइनर के बाद हम बात करते हैं एईबीडी चैनल कोर्टोइस का। देखिए दोस्तों, ये जो चैनल कोर्टोइस है इन्होंने क्या बताया था? ये एक तो पहले फ्रांसीसी भूगर्भशास्त्री हैं, इन्होंने जो नियम दिया वो था टेल्यूरिक स्क्रू नियम या हेलिक्स नियम, जो 1862 में इन्होंने प्रतिपादित किया। इन्होंने भी तत्व को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में अरेंज किया था और इस प्रकार से उन्होंने बनाया कि जैसे ए बी सी डी, इस प्रकार से उन्होंने तत्वों को अरेंज किया। पहले ए बी फिर सी फिर डी, इस प्रकार से इन्होंने अरेंज किया। और ई के बाद जो एफ आया उसको इन्होंने ए के ऊपर रखा। मतलब ये एक काल्पनिक उदाहरण है, समझने का प्रयत्न करना। तो ए और एफ का इन्होंने कहा कि मैंने ए के ऊपर एफ को इसलिए रखा है क्योंकि ए और एफ के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पूरी तरह से इक्वल हैं, एक समान है। यानी इनके भौतिक और रासायनिक गुणों में क्या देखने को मिलती है? हमें समानता देखने को मिलती है। ये बात करते हैं कौन? चैनल कोर्टोइस, जो कि एक फ्रांसीसी भूगर्भ शास्त्री हैं। तो इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में अरेंज किया था। बस यही याद रखना है इनके बारे में। इसके बाद आते हैं न्यूलैंड साहब। और न्यूलैंड का अष्टक लॉ बड़ा फेमस है। जो न्यूलैंड है 1865 में इन्होंने अपना ऑक्टिव लॉ दिया। इनके समय में कुल जो नून एलिमेंट थे वो 56 थे और पहला तत्व हाइड्रोजन था और लास्ट था थोरियम। अब देखिए, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एट्थ एलिमेंट्स आर सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। इन्होंने कहा यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक आठवें तत्व के जो गुणधर्म होंगे वो पहले तत्व के समान होंगे। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो ऐसा कहना था उनका। देखिएगा, उन्होंने कहा कि हम तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में अरेंज कर रहे हैं। ये पहला तत्व है। जस्ट सेकंड। उन्होंने कहा ये मान लीजिए ये पहला तत्व है। ऐसे दूसरा अरेंज किया, तीसरा अरेंज किया, चौथा अरेंज किया, पांचवा, छठवां, सातवां। अब जो आठवां तत्व होगा उसके और पहले तत्व के जो फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इक्वल होंगी। ये न्यूलैंड का ऑक्टेट लॉ है। वो एक ऑक्टेट लॉ था, वो इंडियन म्यूजिक सारे गामा सरगम पर आधारित था। जैसे हम लिखते हैं सारे, नी, और नी के बाद आता है फिर शा। तो अब देखिएगा, 1 2 7।
अब 8 नंबर पे ये सा आया ना, तो ये सा और ये सा इक्वल है, समानता है दोनों के प्रोनाउंसिएशन में। तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इंडियन म्यूजिक में सारे गामा पा धा नी के बाद जो सा आता है 8वें नंबर पे, तो वो सा और पहले नंबर के सा में बिल्कुल सिमिलरिटी है। उसी प्रकार से जब मैं तत्वों को अरेंज कर रहा हूँ, तो प्रत्येक 8वां तत्व जो होगा वो अपने पहले तत्व के समान होगा। तो वही लिखा है कि द रिलेशनशिप just like every 8 note resembles the first in octaves of music। यह रिश्ता ठीक वैसा ही था जैसे हर 8वां स्वर को संगीत के सप्तक के पहले स्वर जैसा होता है। ठीक है, बस लिमिटेशन क्या है इन्होंने, इट्स ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम, मतलब यह जो नियम था वो कैल्शियम तक ही साबित हुआ। ये देखिएगा आप यहाँ पे, ये रहा इनके, तो लिथियम सोडियम, है ना, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम, जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम के ये सब प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे लिखा है बोरॉन, बोरॉन और एल्यूमिनियम के, कार्बन और सिलिकॉन के, नाइट्रोजन और फास्फोरस के, इस प्रकार से इन्होंने अरेंज किया था। तो इनका केवल जो ऑक्टेव लॉ था वो कैल्शियम तक काम किया, उसके बाद इनका भी नियम फेल हो गया। तो ये था न्यूलैंड का अष्टक नियम। साथ में इन्होंने कुछ तत्वों को एक साथ रख दिया था, जैसे कोबाल्ट निकल को साथ में रख दिया। ठीक है, तो ये न्यूलैंड का अष्टक नियम हुआ। आगे हम बात करते हैं, ये था वो अरेंज देखेंगे। लिथियम, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, यानी 8, 8वें नंबर पे है। तो लिथियम और सोडियम की समानताएं हैं, है ना। यहाँ बेरिलियम मैग्नीज की समानताएं हैं, बोरॉन एल्यूमिनियम की समानताएं हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने अरेंज किया था और कैल्शियम तक आगे ये ठीक हुआ। कैल्शियम के बाद ये पूरी तरह से फेल हो चुका था इनका नियम। अब आते हैं लूथर मेयर साहब। अब लूथर मेयर ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, और बिना लूथर मेयर के आप मेंडलीफ को नहीं समझ सकते हो, क्योंकि लूथर मेयर जो कह के गए हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव आपको मेंडलीफ और आगे जाके आपको मोजिले की पीरियोडिक नियम में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए क्या कहते हैं ये मोजिले। लूथर मेयर ने एक ग्राफ बनाया आयतन और मास के संदर्भ में, और इन्होंने इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर बनाया। इन्होंने ने आप देखेंगे पीक पर इन्होंने रखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम को। ठीक है, ये इन्होंने इस पर रखा पीक। इन्होंने बिल्कुल लोअर पार्ट में रखा सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मुथ को रखा इन्होंने। अपर लिम्ब पर इन्होंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को रखा, और लोअर लिम्ब में इन्होंने बेरिलियम, मैग्नीज, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम इनको रखा। और इन्होंने कहा जैसे अपर अपर में सब, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जैसे जैसे आयतन बढ़ रहा है, आप गौर से देखेंगे ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है, आयतन बढ़ रहा है। कह रहे हैं जैसे जैसे आयतन बढ़ रहा है, तो तत्वों के जो गुणधर्म है वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब के जो भौतिक गुणधर्म हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो बिल्कुल सेम होंगी। उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, आयोडीन, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है। उसी प्रकार से बेरिलियम, मैग्नीज, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इनकी बिल्कुल सेम होंगी। और इसी प्रकार से आप आगे देखेंगे सिलिका, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मुथ, इनकी प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल बिल्कुल सेम होंगी। तो ये लूथर मेयर ने बताया। तो वही लिखा है यहाँ पे कि जैसे जैसे आयतन बढ़ रहा है, जैसे जैसे आयतन बढ़ रहा है, तो समान गुण वाले तत्वों का दोहराव होता है, रिपीटेशन ऑफ द सेम प्रॉपर्टीज एलिमेंट। और इस प्रकार से इन्होंने एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट बोला, वो हमको याद रखना है कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं उनके आयतन के आवर्ती फलन होते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर वॉल्यूम। इसका बड़ा महत्व है ये लाइन का, देखिएगा समझिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे जो उन्होंने बोला है कि आवर्ती फलन क्या होते हैं, इन्होंने कहा है तत्वों के गुणधर्म उनके आयतन के आवर्ती फलन होते हैं। क्या बोला इन्होंने, कि जो आयतन है, आयतन के आवर्ती फलन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर वॉल्यूम, आवर्ती फलन। समझना, जैसे आपसे कहा जाए ये दिन है, दिन को अगर बढ़ाया जाए तो किसका दोहराव होगा, तो हम कहेंगे वार का दोहराव होगा। वार मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम कहें वर्षों यानी सालों, ईयर्स को बढ़ाया जाए, तो महीनों का रिपीटेशन होगा, यानी महीनों का दोहराव होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं आयतन के आवर्ती फलन, यानी हम कहेंगे जो बार हैं, यहाँ पे एक लाइन रख रहा हूं मैं, बार दिन के आवर्ती फलन होते हैं। 12 दिन के आवर्ती फलन होते हैं, मतलब जो बार है वो पीरियडिक फंक्शन है किसके, डेज के। मतलब जैसे जैसे आप डेज बढ़ाओगे, बार रिपीट होंगे। सेम वही कहा है, तत्व के जो गुणधर्म उनके आयतन के आवर्ती फलन होते हैं, यानी जिसके आवर्ती फलन है उसको बढ़ाना पड़ेगा।
तो उनके अंदर रिपीटेशन होगी, यानी जैसे-जैसे आप आयतन बढ़ाओगे, तो तत्वों के जो गुणधर्म है वो रिपीट हो रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे दिन को बढ़ा रहे हो तो बार रिपीट हो रहे हैं, सालों को बढ़ा रहे हो तो महीने रिपीट हो रहे हैं, आयतन को बढ़ा रहे हैं तो उनके गुणधर्म रिपीट हो रहे हैं। ये यहाँ से लूथर मेयर ने कहा था और आगे देखेंगे आप पीरियोडिक फंक्शन ही वर्ड आपको मेंडलीव में देखने को मिलेगा और मोज़ेले में देखने को मिलेगा। तो आई होप जो मैंने पॉइंट्स आपको बताना चाहा वो आप समझोगे। जैसे आयतन के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात आयतन का पीरियोडिक फंक्शन है, इसका मतलब है कि आयतन को बढ़ाओ तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या होंगी? रिपीट होंगी। वो भी कौन-सी प्रॉपर्टी? फिजिकल और केमिकल, भौतिक और रासायनिक जो प्रॉपर्टी है वो रिपीट होंगी। ये कहना था लूथर मेयर का। और बस लूथर मेयर की इसी बात को पकड़ के आ जाते हैं हमारे मेंडलीव साहब। अब समझना है हमें मेंडलीव को बहुत अच्छे से। देखिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में इस समय कुल 63 एलिमेंट्स थे। इन्होंने खोज की थी 1869 में, बट इनका जो पब्लिश्ड हुआ वो 1872 में हुआ जर्मन मैगज़ीन में। मेंडलीव के आवर्त नियम पर इनकी जो है वो आवर्त सारणी आधारित है। और इनका आवर्त नियम क्या है? इनका आवर्त नियम है तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों के द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। अब ये जो वर्ड लिखा है वो समझिएगा। इन्होंने कहा है कि द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिखा द्रव्यमान यानी मास, या हम कह सकते हैं एटॉमिक वेट। ठीक, यानी मास बढ़ाओगे आप, द्रव्यमान बढ़ाओगे, तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो हैं उनमें क्या होगा? दोहराव होगा। ये कहा है इन्होंने कि जैसे-जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा, वैसे-वैसे तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण रिपीट होंगे। यानी तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर मास। मतलब जैसे जैसे आप मास बढ़ाओगे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट होंगी। ये कहना था हमारे मेंडलीव साहब का। आप देखेंगे इसलिए इनको आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। इन्होंने कहा व्हेन एलिमेंट्स आर रिटन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, देन रिपीटेशन विल बी सीन इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों में दोहराव मिलेगा। यही इनका पीरियोडिक फंक्शन है। और परमाणु भार क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या। इनके समय में प्रथम तत्व जो था वो हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व था यूरेनियम। ये थे हमारे मेंडलीव साहब। अब मेंडलीव ने कुछ खास बातें और कही हैं वो सुन लेंगे। इन्होंने तत्वों को अरेंज करने के लिए 2 प्रकार की लाइन बनाई, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को इन्होंने आवर्त नाम दिया और इनके समय में कुल 7 आवर्त थे, 7 पीरियड थे। और वर्टिकल लाइन को इन्होंने यानी ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को इन्होंने ग्रुप यानी कि वर्ग कहा, जिनकी संख्या उस समय 8 थी। वैसे 9 मानी जाती है लेकिन हम 8 कंसीडर करेंगे। एक ही वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता एक समान है। इन्होंने कहा था कि अगर मान लीजिए कोई मान लीजिए ग्रुप 1 में है तो उसकी जो वैलेंसी होगी वो सेम होगी। अब वैलेंसी क्या होती है आगे हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। दूसरा, सारणी में उन्होंने कुछ रिक्त स्थान छोड़ी थी, लीविंग ब्लैंक स्पेस इन अ टेबल टू एक्यूमुलेट एलिमेंट डिस्कवर्ड लेटर। जो बाद में खोजे जाने वाले तत्व होंगे उनको रखने के लिए इन्होंने कुछ ब्लैंक्स खाली स्थान छोड़े थे। सबसे अचंभे वाली बात यह है दोस्तों कि इन्होंने कुछ तत्वों की भविष्यवाणी की थी और भविष्यवाणी सही हो जाए तो और बड़ा क्रेडिट जाता है फिर इंसान को। वही इनके साथ हुआ। इन्होंने भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों व उनके गुणों का पूर्वानुमान किया था, प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर डिस्कवर्ड एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टी। और इन्होंने एल्यूमिनियम के नीचे एक ब्लैंक छोड़ा था, सिलिकॉन के नीचे, बोरॉन के नीचे, इसी प्रकार से इन्होंने इन सब के नीचे एक-एक स्थान छोड़ा और इन्होंने नाम दिया उनको, ए का एल्यूमिनियम, ए का सिलिकॉन, ए का बोरॉन। यहाँ तक हमें याद रखना है। और उन्होंने कहा ठीक आगे जाके एल्यूमिनियम के समान ही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वाला एक एलिमेंट आएगा, जिसका नाम इन्होंने ए का एल्यूमिनियम रखा। और इसी का एल्यूमिनियम की जगह पर कौन आया? गैलियम। ए का सिलिकॉन की जगह पर आया जर्मेनियम। ए का बोरॉन की जगह पर आया स्कैंडियम। ए का मैंगनीज की जगह आया टेक्नीशियम। और इस प्रकार से इन्होंने जो 4 ब्लैंक छोड़े थे उनको भरे गए। जो इन्होंने कहा था वो पूरी तरह से सत्य। तो ये तो इनकी खूबियाँ थी। अब कमियाँ, डिमेरिट्स क्या हैं? इन्होंने अक्रिय गैसों को कोई स्थान नहीं दिया। इनर्ट गैसेस वर नॉट गिवन प्लेस इन दिस टेबल। और इन्होंने कुछ असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम के साथ कॉपर और गोल्ड को रख दिया। इन्होंने हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में सही से नहीं बता पाई, जैसे लिथियम सोडियम के साथ भी रखा जाता है और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ भी। तो ये इनकी कुछ कमियां थी। और देखेंगे आप, ये रही इनकी पीरियोडिक टेबल। अब देखो, समस्थानिकों को इन्होंने उचित स्थान नहीं दिया था क्योंकि इस समय तक समस्थानिकों की खोज ही नहीं हुई थी। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जो व्यवस्थित करने का नियम था वो पूरी तरह से पालित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि देखो फेरस का है,
55.85, कोबाल्ट का है 58.93 और निकल का है 58.71। तो कोबाल्ट से पहले निकल को आना था, लेकिन उन्होंने कोबाल्ट को पहले रख दिया। ठीक है। दूसरा, 8वें ग्रुप में 3-3 तत्वों के समूह को इन्होंने एक साथ रखा। देखिएगा, ये इनका जो 8वां ग्रुप है, इन्होंने इन 3 जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकल को रख दिया। ठीक है ना? फेरस, कोबाल्ट, निकल। उसके बाद इन्होंने रखा रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम को साथ में रखा, ये देखो। और साथ में ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम को इन्होंने साथ में रखा। तो इनकी कुछ खामियां थी मेंडलीव की। इसी की कमी को दूर करने के लिए बाद में आते हैं हम हमारे मोजली साहब। और अब हम पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो 1913 में दी गई। बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है। 2 पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करूंगा फ्रेंड्स। ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ये किसने दी है? इट इज डिस्कवर्ड बाय मोजले। किसने दी है ये? मोजले ने। इसलिए इसको मोजले की आवर्त, आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। और मोजले को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी का पिता। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक या पिता, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ऐड कर लेंगे इस पॉइंट को। ठीक है। तत्व, इन्होंने कहा तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। किसकी पीरियोडिक फंक्शन है? एटॉमिक नंबर के। ये क्या है? अब मतलब ये कहा कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, यानी जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ेगा, तो तत्वों के भौतिक यानी कि फिजिकल और रासायनिक यानी कि केमिकल जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो गुणधर्म होंगे, वो क्या होंगे? उनमें दोहराव होगा, रिपीटेशन होगा। ये कहा था मोजले साहब ने। इन्होंने भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन की बात की। इनके समय भी हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड कहा गया जिनकी संख्या 7 थी, लेकिन वर्टिकल लाइन को ग्रुप ही कहा गया, लेकिन इनकी संख्या इस समय हो चुकी थी 18। ठीक है, यह मोजले साहब। तो मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और इन्होंने कुछ 7 पीरियड बनाए, जैसे देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। पहले पीरियड में इन्होंने 2 तत्वों को रखा, इसलिए इसको अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे तीसरे तत्व में 8-8 तत्व मिलेंगे आपको, इसलिए इसको स्मॉल यानी लघु आवर्त कहते हैं। चौथे और पांचवें ग्रुप में 18-18 तत्व मिलेंगे, इसलिए इसको लार्ज यानी दीर्घ आवर्त कहते हैं। और छठवें सातवें आपको 32-32 तत्व मिलेंगे, इसलिए इसको अति दीर्घ, वेरी लार्ज पीरियड कहा जाता है। जो सातवां है वो इनकम्प्लीट पीरियड कहलाता है, क्योंकि इसमें भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों को रखने के लिए स्पेस दिया गया। तो इस प्रकार से ये मोजले, मेंडलीव, लोथर मेयर, डोबेराइनर, न्यूलैंड, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। अब देखो, पीरियोडिक टेबल बनाने का एक सिंपल सा फंडा है। आपको पीरियोडिक टेबल के सभी पहले पहले एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने जो पीरियोडिक टेबल अरेंज करने का प्रयास किया, इसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इस प्रकार से हमने टोटल 18 ग्रुप तक इनको यहाँ पे बनाया। आप देखेंगे हर एक ग्रुप का हमें पहला पहला एलिमेंट पता होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे, जो हमारा ग्रुप 1 है, इसका पहली एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरे का है बेरिलियम, तीसरे का स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। इस प्रकार से हमने अरेंज किया और हर एक ग्रुप का पहला पहला तत्व हमने यहाँ पर याद किया। अगर आपको हर ग्रुप का पहला पहला तत्व याद हो जाएगा, तो उसके बाद इस ग्रुप में पाए जाने वाले बाकी सभी तत्व तो हम निमोनिक्स या ट्रिक के जरिए याद भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने सभी साइंटिस्ट जिन्होंने आवर्त सारणी को वर्गीकृत करने का प्रयास किया था, उनके बारे में स्टडी किया। ठीक है ना? इसको हम एस ब्लॉक कहते हैं, इसको पी ब्लॉक कहते हैं, इसको डी ब्लॉक कहते हैं। जो एफ ब्लॉक है उसमें हम पढ़ेंगे 6 और 7 पीरियड आते हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम पीरियोडिक टेबल को पूरी तरह से स्ट्रक्चर वे में पढ़ेंगे। ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल। आप गौर से देख सकते हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स की बात है, तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 118वां एलिमेंट ये माना जाता है। ठीक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा, इसमें हम परमाणु आकार और धीरे धीरे सारे एक एक एलिमेंट्स, उनकी लोकेशन, तत्वों को कैसे खोजा जाता है, उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लेक्चर में केवल हमने ये देखा, बेसिक कंप्लीट किया कि आवर्त सारणी जो वर्तमान में 118 तत्व हैं, उनका हिस्ट्री क्या रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। साथ ही मैंने आपको बताया कि इसका जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये सीरीज कंप्लीट होंगी, परेशान मत होइएगा। जितनी भी प्लेलिस्ट बनाई गई हैं, धीरे धीरे सबको कंप्लीट कराया जाएगा, डिटेल में और एमसीक्यू की प्रैक्टिस के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।